प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी 12th मैथ्स में इकाई 1 का अध्याय 3 अध्याय 3 आव्यूह, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स में हम सबसे पहले देखें कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले आव्यूह की व्याख्या गणित के शास्त्री, ब्रिटिश शास्त्री आर्थर केले, गणित के ब्रिटिश शास्त्री आर्थर केले ने आव्यूह की व्याख्या की और भौतिकी के शास्त्री हाइजेनबर्ग ने क्वांटम फिजिक्स को समझाने के लिए आव्यूह का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार आव्यूह की बहुत ज़्यादा अलग अलग कई शाखाओं में आव्यूह का प्रयोग किया गया। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में तो आपको बता ही दिया, और भी ऐसे वाणिज्य में है ना, बजटवारी बहिष्काता में, ऐसे कई सब्जेक्टों में आव्यूह का प्रयोग किया गया। तो हम आव्यूह को समझेंगे। तो आव्यूह को समझने के लिए सबसे पहले हम देखें कि अदिश राशियां क्या होती हैं। कौन सी राशियां? अदिश राशियां। तो आप चूंकि जानते हैं अदिश राशियों का मतलब है जिनका मान निश्चित होता है, बदलता नहीं। जैसे आप जानते हैं 1, 2, 3 या 5, 7, 8 ऐसी कई हो सकती हैं। आपको पता है क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके अदिश राशियां क्या होती हैं, जिनका मान निश्चित होता है, बदलता नहीं है। तो ये होती हैं आपकी अदिश राशियां। अब अदिश राशियों के बाद आता है कि अदिश राशियों के बाद कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप बड़े ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि इनका उपयोग हम इस मैट्रिक्स में करेंगे। तो जैसे अपन पहले देखा आपने अदिश राशियां, अदिश राशियों के बाद आता है पंक्ति। क्या? पंक्ति। पंक्ति का मतलब है रो। पंक्ति का मतलब क्या है? रो। और एक वर्ड और है स्तंभ। क्या है? स्तंभ, जिसे हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो पंक्ति को बोलते हैं रो, या अपन पंक्ति भी बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा रो का उपयोग होता है। और स्तंभ जिसे हम बोलते हैं कॉलम। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपन घर का मकान बनता है, तो घर के मकान में आप देखते हो जी ऐसे कॉलम उठा दिए जाते हैं, ये कॉलम बनाते हैं कॉलम, और जी बीम डाल दी जाती है। बीम देखिए आपने। तो जो बीम है वो आपकी क्या है? पंक्ति। और जो कॉलम है भी आप समझ रहे हो, कॉलम का मतलब स्तंभ। तो जी हो गए आपके स्तंभ, और जी हो गए आपके पंक्ति, मतलब रो, जिसे अपन कहते हैं बीम। तो इस तरह का तो पंक्ति और स्तंभ। अब इसके बाद अगला वर्ड आता है आपका पंक्ति, स्तंभ। अब अगला वर्ड आता है आपका रचना। जिसे अपन बोले अरेंज। क्या करना? अरेंज करना। और रचना, और रचना के बाद
मतलब पंक्ति और स्तंभ को बनाकर हमने की उसकी क्या रचना। और रचना करने के बाद जब हम इनको साथ में मिलाकर लिखते हैं तो क्या बन जाता है आभ्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। तो पंक्ति, स्तंभ और रचना, मतलब इन सबको मिलाकर जो अपन रचना करते हैं उससे क्या बनता है मैट्रिक्स, मतलब जिसे कहते हैं आभ्यू। मतलब पंक्ति और स्तंभ में हम कुछ अदिश राशियों को लिखकर, अदिश राशियां लिखी है ना ऊपर, अदिश राशियों को लिखकर जब अपन इनकी रचना करते हैं तो बनता है आपका मैट्रिक्स, जिसे कहते हैं हम आभ्यू। तो आभ्यू, तो आपने देखा होगा कि जैसे आभ्यू को दर्शाने के लिए हम कैसे एक आभ्यू को दर्शाते हैं। तो आप आभ्यू को दर्शाने के लिए आप जे वाला कोष्ठक का उपयोग भी करेंगे, और कभी कभी आप जब सीधी लाइनों से दर्शा रहे हैं तो आप दो दो लाइनों का उपयोग करेंगे। और ज़्यादातर आप देखोगे कि अपन एक आयताकार बॉक्स में कुछ अदिश राशियों को लिखकर स्तंभ और पंक्ति के रूप में आभ्यू की रचना करते हैं। तो इस प्रकार हम आभ्यू बनाते हैं। अब हम आगे देखें M क्रॉस N आभ्यू की अवधारणा को कैसे समझें। तो M क्रॉस N आभ्यू की अवधारणा, जिनमें अपन इस अवधारणा को समझने के लिए तो हम देखें, चूंकि आभ्यू के अपन ने देखा कि अपन आभ्यू को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अदिश राशियों की बात, फिर अपन पंक्ति और स्तंभ, इनको मिलाकर जब अपन अदिश राशियों के एक आयताकार डब्बे में पंक्ति और स्तंभ में एक ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करते हैं, मतलब जमाते हैं या संरचना बनाते हैं, उसी रचना को ही हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स, जब एक आयताकार डब्बे में। अब हम समझेंगे M क्रॉस N आभ्यू की अवधारणा। तो M क्रॉस N आभ्यू की अवधारणा को समझने के लिए सबसे पहले हम आभ्यू को कैसे दर्शाते हैं। तो आभ्यू को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, छोटे अक्षरों से नहीं। छोटे अक्षरों से हम उस आभ्यू के अवयवों को दर्शाते हैं। जैसे हम कहें एक आभ्यू लें, कैपिटल A बराबर, देखो इधर ये आप देख रहे हैं, इधर लिखा कैपिटल A और ये हो जाएगा A, और आयताकार डिब्बे में तो कैपिटल A बराबर दिया है स्मॉल a। अब इस a को हम क्या है जी, इस आभ्यू का अवयव। अब सफिक्स नोटेशन होगा, सफिक्स नोटेशन होता आई और जी। क्या होगा आई और जी, सफिक्स नोटेशन। तो एक आभ्यू दिया है a बराबर a सफिक्स नोटेशन आई जे, और इसका ऑर्डर दिया है M क्रॉस N। मतलब हमें इस आभ्यू को M क्रॉस N के रूप में जमाना है। इधर आप देख रहे होंगे M का मतलब रो और N का मतलब कॉलम। मतलब उस आभ्यू में M रो है और N कॉलम है। अब इस प्रकार हम इसको जमाएं तो अपन समझें A बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे अपन देखें इधर सबसे पहले इधर A11 A12 A13 A14 डैश AN, क्योंकि ये आभ्यू कहाँ तक जा रहा N, तो 1N फर्स्ट रो है और इसको हम कहेंगे फर्स्ट रो।
अब ऐसे अपन आगे दूसरी रो लें तो A21, A22, A23, A24 डैश 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 A2N, तो जी हो जाएगा सेकेंड रो। जी आपकी रो है, ये आपकी क्या है रो। तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो। थर्ड होगा आपका A31, A32, A33, A34 डैश 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 A3N, तो जी हो जाएगा आपका थर्ड रो। ऐसे ही आप निकालते जाओगे तो आपको एक क्या आएगा nth रो। कहाँ तक जाएगा फिर जी nth रो। अब आपने देखा इधर कि जी इधर A1, A2, A3 तो AN तक जा रहा, A21, A22, A23, A24, A2N है ना। इधर A31, A32, A33, A34, A3N तक जा रहा। अब लेकिन इस आप व्यू को हमें n तक ले जाना है। n तक ले जाने के लिए हम क्या करेंगे जी, आप व्यू आपका इधर से ही बढ़ जाएगा। तो इधर से अब जो हो जाएगा AM1, AM2, AM3, AM4 डैश 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 AMN। तो अब जी आप व्यू कहाँ तक गया, MN तक गया। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, जो हो जाएगा सेकंड कॉलम, जो हो जाएगा थर्ड कॉलम, जो हो जाएगा फोर्थ कॉलम, और जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो जो हो जाएगा आपका MNth कॉलम। तो इस प्रकार हम एक MNth आव्यूह की अवधारणा करते हैं और इसका ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस N। मतलब इस पंक्ति में आप देख रहे होंगे M रो है और N क्या है कॉलम। तो जे हो जाएंगे आपकी रो और जे हो जाएंगे आपके कॉलम। और M रो और N कॉलम वाले MNth आव्यूह की हमने अवधारणा को समझने के लिए ये बनाया एक आव्यूह। अब अपन इसमें समझे थोड़ा सा कि जैसे आपको दिया है इसमें A बराबर AIJ, जो इधर A तो अवयव है लेकिन I इधर क्या है, पंक्ति की रो मतलब पंक्ति, और J क्या है इधर कॉलम। मतलब ये दोनों सफिक्स में दिए, सफिक्स नोटेशन है जी। A बराबर AIJ सफिक्स नोटेशन। I दर्शा रहा है आपका पंक्ति को, J दर्शा रहा है आपके कॉलम को, और JIJ कॉलम का मतलब जी एक IJ क्या हो जाएगा आपका रो और कॉलम। अब हम जैसे देखें इधर हमने जैसे आपको लिखा है इधर A11 का मतलब A11 नहीं है। इधर A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव। A12 का मतलब है पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव। देख लो आप, पहली पंक्ति है लेकिन कॉलम कौन सा है दूसरा, पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का अवयव। जैसे इधर A21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव है ना, और दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव जी इसको दर्शाता है, ना कि आपका A11 A12 है। मतलब इसका मतलब है पहला कॉलम और पहली पंक्ति का अवयव। ऐसे आपको सभी में दिया है। ऐसे तीसरी पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव, तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव। तो इस प्रकार अपन ने जब इसका ऑर्डर आपको पता है, इसका ऑर्डर क्या दिया है M क्रॉस N, मतलब M कॉलम और M पंक्ति और N
कॉलम। तो ये mth ऑब्व्यू कहलाता है। तो हम जब इस ऑब्व्यू को मतलब m पंक्ति और n कॉलम, mth पंक्ति और jth मतलब ith पंक्ति और jth कॉलम में एक बंद आयताकार डिब्बे में अरेंज करते हैं या जंक्शन बनाते हैं, उस जंक्शन को ही हम mth ऑब्व्यू कहते हैं। उस जंक्शन को ही हम क्या कहते हैं? mth ऑब्व्यू। अब इस mth ऑब्व्यू में हम एक बहुत आप सोचने पर बस करें, आपको अब होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए क्या है। तो आप देखें इधर एक बात है इसमें, अब आप देख रहे होंगे कि जब अपन ने इधर आपकी ये रो थी और ये क्या थी? आपकी कॉलम। तो इधर जब अपन ने कॉलम को बढ़ाते गए तो आप देख रहे हैं रो भी आपकी बढ़ती गई, या आप रो बनाते गए। जैसे आपने पहली रो बनाई A11, A12, A13, A14, A1n, फिर आपने दूसरी रो बनाई। तो जैसे ही आप रो बनाते गए तो अपने आप कॉलम बढ़ते गए। पहला कॉलम, फिर ऐसे बढ़ गया तो दूसरा कॉलम बना, तीसरा कॉलम बना, चौथा से m कॉलम बने, ऐसे ही पंक्ति बनी। तो इनको मिलाकर हमने m क्रॉस n ऑब्व्यू का या ऑर्डर का, इसे हम कोटि बोलते हैं, एक ऑब्व्यू बनाया। मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर थी। मतलब जैसे अपन पंक्ति की संख्या, मतलब यदि पंक्तियों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो स्तंभ अपने आप बनते जाएंगे, और यदि स्तंभ आप बनाते जाओगे तो पंक्तियां आपकी बनती जाएंगी। तो इस प्रकार आपका m क्रॉस n ऑब्व्यू का एक कोटि का एक ऑब्व्यू बन गया। अब हम इसको आगे समझे। अब हम पढ़ेंगे ऑब्व्यूओं के प्रकार। ऑब्व्यूओं के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला होता है आपका स्तंभ ऑब्व्यू, जिसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो एक ऑब्व्यू स्तंभ ऑब्व्यू कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। उदाहरण के लिए आपको दिया है जैसे A बराबर, ये आपकी एक आयताकार डब्बा है। इस आयताकार डब्बे में आप देख रहे होंगे ये हो गए आपकी अदिश राशियां, जिसे हम बोलते हैं क्या? स्तंभ ऑब्व्यू है। तो इस आयताकार डब्बे में आप देख रहे होंगे जी अवयव लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अवयव। 0, वर्गमूल 3, ऋण 1, 1/2, ये इसके अवयव हैं। और इसमें कितनी रो हैं? तो 1, 2, 3, 4। और कितने कॉलम है? 1। तो ये 4/1 मतलब 4/1 कोटि का एक स्तंभ ऑब्व्यू है। और व्यापक रूप से हम इसको कहें तो क्या हो जाता है? A बराबर AIJ, और AIJ का मतलब क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब है इसमें m क्या है? इसकी पंक्ति, मतलब इसमें पंक्ति कई हो सकती हैं लेकिन स्तंभ केवल क्या होगा? 1। तो m क्रॉस 1 का मतलब A बराबर सफिक्स नोटेशन IJ m क्रॉस 1 ऑर्डर का एक m क्रॉस 1 कोटि का स्तंभ ऑब्व्यू है। हम क्या कहते हैं? स्तंभ ऑब्व्यू। मतलब इसमें स्तंभ एक ही रहेगा लेकिन कोटि कई हो सकते हैं। ये आपका स्तंभ ऑब्व्यू है। पहला था आपका पंक्ति ऑब्व्यू, दूसरा है आपका स्तंभ ऑब्व्यू। पहला था स्तंभ ऑब्व्यू, दूसरा है आपका पंक्ति ऑब्व्यू। जैसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अब एक ऑब्व्यू पंक्ति ऑब्व्यू कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है। उदाहरण के लिए B बराबर आप देख रहे होंगे, B कैपिटल B से 10 आया अपन, और इसके अवयव क्या है? 10 राशियां, जिसे हम आयताकार डिब्बे में रखे हैं। ऋण 1/2, वर्गमूल 5, 2 और 3। अब इसमें कितनी को रो है? 1, लेकिन कॉलम कितने हैं?
4। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 कोटि का एक पंक्ति अवयव है। उदाहरण के लिए आप बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी सफिक्स नोटेशन आई जे। तो इसमें कितनी रो कितनी हो सकती हैं, 1, लेकिन कॉलम nth हो सकते हैं। तो ये 1/n कोटि का एक पंक्ति अवयव है। अब पंक्ति अवयव के बाद आता है आपका वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की कैसी होती है, बराबर। कभी कभी आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है एक अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, एक वर्ग अवयव कहलाता है। अतः एक m क्रॉस n अवयव वर्ग अवयव कहलाता है यदि m बराबर n उसे कोटि m क्रॉस n का एक वर्ग अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से आप देख रहे होंगे a बराबर दिया है 3 ऋण 1 0 3/2 3 वर्गमूल 2 1 4 3 ऋण 1 एक 3 कोटि का एक अवयव वर्ग अवयव है। व्यापक रूप इसका क्या हो जाएगा, a बराबर सफिक्स नोटेशन aij और m क्रॉस m, मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होगी। एक m कोटि का एक क्या है, वर्ग अवयव। अब चौथा है आपका एक विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव है। तो b बराबर b सफिक्स नोटेशन b आई जे m क्रॉस n विकर्ण अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त उसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। अर्थात एक अवयव b बराबर b आई जे m क्रॉस m विकर्ण अवयव कहलाता है यदि b आई जे बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब जैसे i बराबर नहीं है j हो। तो देखो जैसे आपको उदाहरण के दिया है 4, a बराबर 4 एक क्या है आपका विकर्ण अवयव। b बराबर ऋण 1 और 0 0 और 2, तो आप देख रहे होंगे विकर्ण, बाकी सभी अवयव क्या है इसके शून्य। ऐसे आप इसमें भी देख लो, जो होगा आपका डायगोनल। तो डायगोनल में आप देख रहे होंगे ऋण 1.1 2 3, लेकिन बाकी सभी अवयव क्या है इसकी शून्य। तो कोटि 1 और कोटि 2 ये है 1/1 का अवयव। आप देख रहे होंगे एक रो एक कॉलम, तो जी 1/1 का, जी क्या हो जाएगा 2/2 का, जी क्या हो जाएगा 3 रो है 3 कॉलम, तो 3/3 का एक विकर्ण अवयव है। कौन सा अवयव है, विकर्ण अवयव। और इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। कभी भी हम इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम आपको बता दें, जैसे अपन को इस मैट्रिक्स को लिखना है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे b बराबर DIAJ, मतलब डायगोनल, और हम सीधे अवयव लिख देंगे ऋण 1 और 2, है ना। और जैसे c को लिखना है तो c बराबर डायगोनल ऋण 1.1 2 और 3। जी आपको काय को दर्शाएगा, आपका विकर्ण अवयव को दर्शाएगा, है ना, इस प्रकार। अब पांचवा है आपका अदिश अवयव। अदिश अवयव का मतलब है स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। अर्थात एक वर्ग अवयव b बराबर bij n/n अदिश अवयव कहलाता है यदि bij बराबर 0, जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होगी, और bij बराबर k, मतलब इधर अदिश राशि, जिसका मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, जहां k एक कोई अचर राशि है। जैसे कि अब आपको उदाहरण दिए हैं a बराबर 3, तो जे भी कितना है 1/1 का अवयव है, अदिश अवयव है जिसमें अदिश अवयव होंगे। ये ऋण 1 और ऋण 1, तो जे भी एक क्या है अदिश अवयव, क्योंकि जी कितने का है 2/2 का, है ना, जिसमें स्तंभों की मतलब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या की कैसी होगी, बराबर 2, है ना। ये 3/3 का अवयव है, लेकिन इसके विकर्ण के अवयव दिए रहेंगे, मतलब जैसे जो विकर्ण के अवयव है ना जो वे समान दिए रहेंगे आदिश अवयव में। जैसे देखो ऋण 1 और ऋण 1 दिया है, जैसे वर्गमूल 3 दिया है, तो कोटि 1 कोटि 2 तथा कोटि 3 के जी क्या है आपके अदिश अवयव। अब आगे देखे हम, अब छठवा है आपका तत्समक अवयव।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तत्समक आव्यूह को हम इकाई आव्यूह भी कहते हैं, और एकाव आव्यूह का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, तत्समक आव्यूह या यूनिट वेक्टर इकाई आव्यूह कहलाता है। दूसरे शब्दों में वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन एक तत्समक आव्यूह है यदि उसके मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या में, जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होंगी तो उनका अवयव कितना होगा? एक। मतलब विकर्ण हमेशा एक यूनिट होना चाहिए, एक। हम एन कोटि के तत्समक आव्यूह की यदि रचना करें उसको हम जो इकाई आव्यूह है उसको हम आई से दर्शाते हैं, तो इधर आई एन का मतलब है उसमें अवयव, तब इसे हम एक केवल आई से प्रकट करते हैं। तो आई उदाहरण के लिए ऐसे एक, तो एक बाई एक का भी 2 बाई 2 का है, मतलब विकर्ण रहेगा इसमें, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर रहेंगी, लेकिन इसका अवयव जो विकर्ण का अवयव है वो हमेशा क्या रहेगा? एक। इसमें भी आप देखो एक, तो 1, 2 और 3 कोटि के जो क्या है आपके तत्समक आव्यूह। ध्यान दीजिए, ये आपको एक बात दी है, यदि के बराबर 1 हो तो एक अदिश आव्यूह तत्समक आव्यूह होता है, परंतु प्रत्येक तत्समक आव्यूह स्पष्ट एक अदिश आव्यूह हो सकता है। मतलब प्रत्येक जो तत्समक आव्यूह है वो एक अदिश आव्यूह भी हो सकता है। अब आगे देखें हम। अब 7वां है आपका शून्याव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। एक आव्यूह शून्याव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है जिसमें कोई अवयव ना हो। यदि उसके सभी अवयव शून्य होते हैं तो वह शून्याव्यूह कहलाता है। जैसे आप कहें 0, तो इसके देखो सभी अवयव 0 0 हैं, 0 0 है ना, सभी अवयव शून्य हैं। इसका हम शून्य आव्यूह को शून्य द्वारा निरूपित करते हैं। इसकी कोटि संभव या स्पष्ट नहीं होती। स्पष्ट है आपको कि भाई 0 हुई, तो जी आपकी क्या थे आव्यूहों के प्रकार कि कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं। अब आगे देखें हम। अब आपका है आव्यूहों की समानता, इक्विलिब्रिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के हो, मतलब उनकी कोटियां समान हो। मतलब जैसे 2 बाई 2, 1 बाई 2 का है तो दूसरा आव्यूह भी 1 बाई 2 का होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे, मतलब जो ए आव्यूह के अवयव हैं वो ही बी आव्यूह के अवयव होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये एक आपको उदाहरण दिया है, जो दिया है आपको 2 बाई 2 का एक आव्यूह दिया है, इसकी कोटि कितनी है? 2 बाई 2। इसकी भी कितनी है? 2 बाई 2। मतलब इसकी कोटियां समान है, पहली बात। दूसरी, अब अपन इसके अवयव देखें। ए का प्रत्येक अवयव क्या बी के अवयव से मिलता है? इधर 2 लिखा है तो इसका पहला अवयव भी 2 है ना। पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव 2 है, तो इधर भी पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव 2 है। दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति और दूसरी कॉलम का अवयव 3 है, तो इधर भी 3 है। ऐसे इधर दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव 0 है, तो इधर भी 0 है। इधर दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव 1 है, तो इधर भी 1 है। हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो आव्यूह हैं वे समान आव्यूह हैं, मतलब ये कहलाती है आव्यूहों की समानता, समान आव्यूह। किंतु जी आपको दूसरा उदाहरण दिया है, ये भी आपका 2 बाई 2 का आव्यूह है, तो मतलब इनकी कोटियां तो समान है। कोटियां कैसी हैं? समान। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनकी कोटियां समान है, लेकिन इनके जो अवयव हैं क्या वे भी समान है? तो हम देखें पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव 3 है, इधर पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव 2 है। तो आपको पहले ही से अनुमान हो गया कि आपको इसके जो अवयव हैं वे समान नहीं है, तो ये आव्यूह समान आव्यूह नहीं है। प्रतीक के रूप में यदि हम कहें तो आव्यूह ए तथा बी समान है, तो हम इसे ए बराबर क्या लिख सकते हैं? बी। ऐसे हम आव्यूहों को समझेंगे। अब आपने आज की क्लास में देखा होगा, हमने आपको आव्यूह का पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि हम आव्यूह का कैसे पढ़ेंगे। अब जब आप इनको अच्छे से समझ लोगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात हमारी ये इतनी बताई है इसको अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि आपने इस बात को समझ लिया होगा तो हम कह सकते हैं कि हम अब जब हम
क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आपको इनका बहुत महत्वपूर्ण अनुभव होगा। और फिर आपको पता भी है कि हम इसका भौतिकी में भी उपयोग करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि हो सकता आप अब बार बार ना पढ़ना पड़े, है ना। और आगे चल के आपको जी सभी जगह उपयोग होती रहती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे और अपन इसका अध्ययन करेंगे।